सबसे पहले तो मैं आप जेएनयू के तमाम छात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो सोच जवाहरलाल नेहरू जी की थी कि शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान है वो व्यक्तिगत तौर पर नहीं, समाज के लिए सार्वजनिक तौर पर हम लोग क्या योगदान कर सकते हैं। इस देश के अंदर बहुत कम ऐसी संस्थाएं बची है, उसमें से मेरे नज़र में तो इकलौती है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, और उनके तमाम आप छात्रों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और वो भी इस विषम परिस्थितियों के अंदर जब पूरा का पूरा तंत्र आपको दबा रहा है, आपको बदनाम कर रहा है। आज मैं सबसे पहले तो येचुरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ कि संस्था ने हाँ राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर हम लोगों के बीच में असहमति भी रही है, और ये जो विचार सोच है इसके संदर्भ में भी हमारे ऐसी धारणा बनी हुई है कि किसी के संदर्भ में हम लोग अगर पूर्ण सहमत है तो ही उसको हम आदर्श मान सकते हैं, तो ही उससे हम लोग सहमत हो सकते हैं। तो विचार कोई हम लोग अगर ब्लैक एंड वाइट के अंदर समझना चाहे तो हम उस विचार को नहीं समझ सकते। मैं पेरियार से बहुत हद तक सहमत हूँ, मैं पूर्णतः पेरियार से सहमत नहीं। मैं जवाहरलाल नेहरू जी को आदर्श मानता हूँ, मैं पूर्ण तरह से जवाहरलाल नेहरू जी के हर विचार से मैं सहमत नहीं। पर आज ये एक इस तरह का भक्ति का दौर है कि आप अपने तर्क की शक्ति को बिल्कुल ही समाप्त कर कर और अपने समर्पण, वैचारिक गुलामी तक समर्पण कर लो, और किसी से एक विचार या एक व्यक्ति को हम लोग उसका अनुसरण कर रहे। ये दौर ये चल रहा है इस देश के अंदर। इस समय कई आंदोलन भी हुए हैं, जिसमें मुख्य किसान आंदोलन रहा। तमाम उन लोगों ने और इस विश्वविद्यालय के अंदर तमाम उन स्कॉलर्स ने जो इस आंदोलन में योगदान किया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब एक मौन और सुन पड़ी हुई व्यवस्था समाज के अंदर, मणिपुर के संदर्भ में सब मौन है, क्योंकि जहाँ संख्या बल दिखाया जाता है उसमें मणिपुर से आने वाले लोगों की संख्या कम है। उसके बारे में भी आप लोगों ने आवाज़ उठाई। आज जरूर आज की पीढ़ी में, आज के वक्त के अंदर उसकी अहमियत नहीं। जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा उस वक्त आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों को और एकेडमिशियन को याद किया जाएगा। सामाजिक न्याय और एक्सक्लूजन की बात है, सोशल जस्टिस और एक्सक्लूजन की। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आज हम लोग आदर्श के तौर पर ये बात करते हैं कि जाति विहीन समाज बनना चाहिए। कौन नहीं चाहता है कि जाति विहीन समाज नहीं बने? हर कोई ये चाहता है कि जाति विहीन समाज बनना चाहिए। पर हकीकत क्या है? ये बहुत कड़वी सच्चाई है। हमारे देश के अंदर जाति के आधार पर व्यवस्था है। सोच, योगदान, हिस्सेदारी, भागीदारी, यहाँ तक कि निर्णय करने का अवसर भी जाति के आधार के ऊपर है। ये भ्रांति इस देश में फैलाई गई है, और अगर सर्वे करें तो शायद ये 75% लोगों के जहन में ये है कि आरक्षण योग्यता और अवसर को खाता है। किसी से भी आप अगर साधारणतः ये एक सीधा सवाल अगर करोगे कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अंदर है तो इससे क्या हो रहा है, बोला इस देश में बहुत नुकसान हो रहा है। जो योग्यता है उस योग्यता से इस देश के अंदर उनको अवसर नहीं मिल रहे। पर क्या यह हकीकत है? नहीं, यह हकीकत नहीं। आज इस देश के अंदर अगर हम प्रतिष्ठित परीक्षाओं के संदर्भ में बात करें तो यूपीएससी की परीक्षा को प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है।
तो उसके संदर्भ में कर्नाटका के एक व्यक्ति नेत्रपाल ने जब इस डाटा को एनालाइज किया, और कोई सैंपल डाटा नहीं, जो रियल डाटा, उन्होंने 10,000 जो सफल अभ्यर्थियों के डाटा का एनालाइज किया, तो ये बात सामने आती है कि जो आरक्षित वर्ग है, उन आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी थे, उनके रिटर्न के अंदर नंबर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ज़्यादा है। और ये ज़्यादा क्यों आए? क्योंकि जब रिटर्न के जब पेपर चेक होते हैं, उस वक्त उस अभ्यर्थी की जाति और वर्ग पता नहीं चलता है, और जब इंटरव्यू के समय उसके जाति और वर्ग पता चलता है, तो इंटरव्यू के अंदर जो उनको मार्क्स मिले जाते हैं वो बहुत कम मिल रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी जाकर और इस बात को, इन डाटा और इन फैक्ट को कोई भी, पर इस देश के अंदर इस सच्चाई को कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। जो आरक्षण की व्यवस्था के संदर्भ में बात करी गई, हाँ, आदर्श व्यवस्था यह है कि हमारी सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए, पर क्या आदर्श व्यवस्था की आज स्टेज आई हुई है? आज सिद्धांतिक तौर पर तो हम चर्चा कर सकते हैं सिद्धांत की, आदर्श व्यवस्था की, पर व्यवहारिक तौर पर यह स्थिति है नहीं। क्या निर्णय करने में कि जो स्थान है उसके अंदर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी है? नहीं, यह कूटतर्क दिया जाता है कि योग्यता नहीं है। जो निर्णायक स्थान है, उदाहरण के तौर के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, उन सेक्रेटरीज के ऊपर, कि वहाँ जो सेक्रेटरीज है वो योग्यता के आधार के ऊपर उनकी पोस्टिंग की जा रही है। फिर योग्यता का आधार क्या है? यूपीएससी के अंदर जब योग्यता का आधार का अगर पैरामीटर हम लोग देखें, तो जब रिटर्न जो निष्पक्ष ढंग से उसकी जाति और वर्ग नहीं देखा जाता, जब उस वक्त वो योग्यता का आकलन करने का पैमाना है, तो रिटर्न के अंदर हासिल किए हुए जो मार्क्स है वो योग्यता का पैमाना नहीं है। पर वो सफर जैसे ही रिटर्न के अंदर योग्यता के आकलन से इंटरव्यू में आता है, और इंटरव्यू से सफल अभ्यर्थी जब नौकरी में आता है और फिर फैसले करने वाले स्थान पर वो आता है, तभी योग्यता का कूतर्क देकर और उनको पीछे धकेला जाता है कि कहीं ये फैसले करने वाले स्थान पर आ गई तो निष्पक्ष तौर के ऊपर ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जहां समानता की बात होगी। एक अजीब वो गरीब खेल खेला जाता है। बात तो इंक्लूसिव की क्या करी जाती है, समग्रता की जाती है, पर उनका मकसद एक्सक्लूजन होता है कि सिद्धांत हर समय इंक्लूसिव की बात करते हैं कि सबको अवसर मिलना चाहिए, पर जब योग्य व्यक्ति को, जो पिछड़े वर्ग से, SC ST से, उसका योग्यता के आधार के ऊपर उसको आगे अवसर मिलने का जब नंबर आता, तो ये बात करती नहीं, सबको अवसर मिलना चाहिए। और उस वक्त उस इंडिविजुअल को कैसे एक्सक्लूड करें, इस कूतर्क से, इंक्लूसिवनेस से, सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाओं के अंदर एक वक्त ये इंक्लूसिवनेस के आधार के ऊपर निर्णय होते हैं, जब किसी सही व्यक्ति जो निर्णायक स्थान के ऊपर जब वो जाना चाहता है। हमारे पूर्वजों ने भी बहुत सपने लिए, और दुनिया के अंदर हर वर्ग में अपने भावी भविष्य की पीढ़ियों के लिए सपने दिए। सिर्फ हमने ही नहीं, दुनिया में अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग काल में उन लोगों ने सपने लिए। मैं अमेरिकन व्यवस्थाओं से पूर्णतः सहमत नहीं हूं, पर अमेरिका के अंदर भी 1963 के अंदर आई हैव अ ड्रीम
1963 के अंदर वो सपने लिए कि एक वक्त अमेरिका के अंदर ऐसा आएगा, उस वक्त अमेरिका के अंदर किसी प्रकार का रंग भेद नहीं रहेगा। हमारे आने वाली पीढ़ी की, हमारे बच्चे बिना उस रंग भेद के हाथ में हाथ डालकर अमेरिका के विकास में भागीदारी करेंगे। वो सपना 1963 में लिया गया था। मार्टिन लूथर किंग ने वो उस पीढ़ी को शब्दों में, भाषण के माध्यम से वो बोला, और वो उनकी अगली पीढ़ी उसमें लगी रही। और उसके सपने को साकार करने के लिए सिर्फ श्वेत व्यक्तियों ने उसका विरोध नहीं किया, सिर्फ अश्वेत व्यक्तियों ने ही वो आंदोलन नहीं किया, वो संघर्ष नहीं किया, उल्टा उसमें सबसे अग्रणी किसी की भूमिका रही वो अब्राहम लिंकन, वो खुद ही श्वेत व्यक्ति था। पर उनकी अगली पीढ़ी ने उस सपने को साकार करने के लिए लगातार लगी रही। और 2009 आते आते तो अमेरिका के अंदर एक अश्वेत राष्ट्रपति भी बने, बराक ओबामा, जो पिछले दिनों के अंदर उनके पैमाने में सबसे योग्य और सफल राष्ट्रपति रहे। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हमारे पूर्वजों के लिए हुए सपनों को हम लोग साकार करें? वह असमानता का जो हमारा वो दौर था, जहां न्यूनतम हक और अधिकार हम लोगों को नहीं मिलते थे, उन लोगों के सपने रहते थे, और आज क्या हम उस न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आज उनके सपने साकार करने के लिए हम जीवन के अंदर प्राथमिकता से वो काम करें या नहीं करें? ये सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के सामने आता है। निजी तौर पर हम न्यूनतम सुरक्षित कैसे रहे? क्या सिर्फ हमारा जीवन उसमें लगाए, या हमारी पीढ़ियों से जो सपने हमारे पूर्वजों ने लिए उनको साकार करने के लिए हम लोग? आज इस देश के अंदर ईमानदारी से हम लोग बात करें, सैद्धांतिक तौर पर जरूर बातें अलग है। क्या समानता है? नहीं। संविधान ने हम लोगों को अवसर दिया, संविधान ने हम लोगों को ताकत दी। मैं मेरी बात करूं, मेरे पूर्वज और मेरे जैसे करोड़ों पूर्वज इस देश के अंदर मजदूर थे, जहां कोई भी जाकर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता था, पर उस व्यवस्थाओं ने हम लोगों को रेगिस्तान में, जहां न्यूनतम आवश्यकता पीने का पानी और अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, वहां पर जाकर हम लोग उस व्यवस्थाओं के अंदर खेती कर और हम उनको कर कैसे दे सके, जो हासिल, लगान, लाग, बेगार उनको कैसे दे सके, इसलिए हमको वहां मजदूरी का अवसर दिया गया। और संविधान, इस आजाद भारत के संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया, जिस स्थान के ऊपर हम लोग मजदूरी करते थे, खातेदारी का अधिकार टेनेंसी एक्ट के माध्यम से उस स्थान के ऊपर हम लोगों को मालिकाना हक मिला उस जमीन का। वहां से हम लोगों का वो सफर शुरू हुआ, जो न्यूनतम हम लोगों की आवश्यकताएं थी उसको सुरक्षित कैसे कर सके। खेती के माध्यम से हम लोगों का आगे बढ़ने का, पशुपालन के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ने का, और कुछ समय वर्षों के बाद शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का। पर आज निष्पक्ष ढंग से हम लोग आकलन करें, क्या कृषि के माध्यम से आज हम लोग आगे बढ़ पाएंगे? ईमानदारी से कोई भी आकलन कर ले, अगर श्रम मध्य, अगर लेबर को उसके अंदर जोड़ा जाए तो आज खेती घाटे का है। मैं वो डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा हूं जो उद्योग के अंदर डेप्रिसिएशन की बात करी जा रही है, मैं उस इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ब्याज की, जो औद्योगिक इस इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है। मैं सिर्फ साधारण अगर श्रम को और खर्चे को भी अगर जोड़ा जाए, तो अगर इनको दोनों को जोड़ा जाए तो आज कृषि इस देश के अंदर घाटे का काम कर दिया गया। और किस सोच ने करवाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज पशुपालन, बहुत नारे लगते हैं, नारों के अंदर, पूजन के अंदर हम लोगों को गाय याद आती है। पालन के वक्त के अंदर उस गाय के सामने आज उस दूध की कीमत, घी की कीमत अगर उस श्रम मत को किया जाए
तो 50% भी इस दूध की कीमत नहीं। बहुत आज चर्चा हो रही है तिरुपति के अंदर घी के संदर्भ में। उस घी की जो शुद्ध घी है उसकी लागत कितनी है, अगर उसकी कोई गणना करे तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि बाजार के अंदर जो रेट दी जा रही है और जो घी की लागत है उसके अंदर, सिर्फ मैं श्रम मद की बात कर रहा हूं, अगर उसको ही जोड़ा जाए और बाकी खर्चे जोड़े जाए उसके अंदर घी की लागत नहीं मिलती। सिर्फ भावनाओं के अंदर हम लोगों को गाय के संदर्भ में, पशुपालन के संदर्भ में किया गया। शिक्षा के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े, उस शिक्षा के अंदर न्यूनतम अगर हम लोगों के कोई आवश्यकता है, जो न्यूनतम, क्योंकि पूरी की पूरी एक ग्लास वॉल है। मैं आप लोगों के और आप लोगों के जैसे तमाम इस देश के पिछड़ों को, आदिवासियों को और SC ST दोनों को कहना चाहता हूं कि ये ग्लास वॉल है, आपको महसूस नहीं हो रहा है कि इस व्यवस्था के अंदर अगर आप निष्पक्ष ढंग से अगर आप देखना चाहो आगे बढ़ने के लिए कितनी बड़ी ग्लास वॉल है। आपको बैठा कर और जब दिखाया जाता है कि हाँ आपके पास इस देश के अंदर व्यवस्था है आगे बढ़ने की, क्या हकीकत के अंदर है? नहीं। शिक्षा के माध्यम से या आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण कौन से सेक्टर में? पूरे के पूरे देश के अंदर सिर्फ 6% ऑर्गेनाइज्ड लेबर है। उस 6% के अंदर भी सरकारी नौकरी कितनी है, और उस सरकारी नौकरी के अंदर भी हमको उस रोजगार की मंडी के अंदर हम लोगों को क्या मिल रहा है? अभी NFS की बात करी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, यह NFS कहां लागू होता है? क्या कभी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर NFS को सुना है? यह शब्द सिर्फ OBC SC ST के रिजर्व्ड, और जब उनसे ये बात, ये कूतक दिया जाता है NFS। UPSC के अंदर जब एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से हम लोग वो आकलन करें, उस वक्त तो पूरे के पूरे नंबर आ जाते हैं, उस वक्त NFS नहीं होता है। पर इंटरव्यू के माध्यम से जब ये भर्ती होने लगती है, कैसे रोके और उन सीटों के ऊपर कैसे और किसी को बैठाया जाए, सिर्फ इस सोच के कारण ये NFS है। आज रिजर्वेशन की बात हो रही है, उस रिजर्वेशन के अंदर 27% रिजर्वेशन केंद्र की तरफ से हुआ। मेरे खुद के राज्य राजस्थान के अंदर वो 27% की जगह 21% आरक्षण, और ये तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 50% का कैप। पर मैं उन व्यवस्थाओं से पूछना चाहता हूं, जब EWS का फैसला हुआ उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का 50% का कैप के संदर्भ में कहीं चर्चा हुई? कहीं भी चर्चा नहीं हुई। कहीं भी इस बारे में चर्चा नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% का कैप लगाया हुआ, इसलिए EWS के अंदर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। 27% की जगह 21%, और वो 21% में भी अगर अपन इफेक्टिव उसका आंकड़े देखें तो 1 या 2% ही नौकरी मिल रही। आज इस युग के अंदर कोई कल्पना कर सकता है जिसमें डाटा के लिए बहुत टेक्नोलॉजी ने सहूलियत दे रखी। AI का भी युग आ चुका है, कंप्यूटिंग के लिए बहुत सहूलियत दे चुकी, उसमें रोस्टर नहीं बना हुआ है। आज राजस्थान के अंदर सरकारी कर्मचारियों का रोस्टर नहीं बना हुआ है। इसमें मैं किसको दोष दूं? सिर्फ अगर मैं किसी को दोष, अगर मैं निष्पक्ष तौर पर आकलन करना चाहता हूं तो उस सोच का, उस विचारधारा का, जो समानता में विश्वास नहीं रखती, जो संविधान की मूल धारणा में विश्वास नहीं रखती। कई दफे जब उस रोस्टर का नहीं सामने होने के कारण जब गणना की जाती है तो कई दफे संख्या कम SC ST और OBC की
फिर उसको दुरुस्त कर कर और वो आगे बढ़ाई जाती। और तो और एक्स सर्विसमैन के संदर्भ में, एक्स सर्विसमैन को जिस दिन देश के सेना के अंदर शामिल होने का उनका अवसर दिया जाता है, जो उस वक्त उनको जाति और धर्म के आधार के ऊपर वहां नौकरी नहीं मिलती। पर स्टेट और सेंट्रल सर्विसेज के अंदर जब वापस उनको उनकी कैटेगरी के अंदर अगर उनका चयन होता है, उस चयन के बाद के में उनको जाति के आधार के ऊपर उनको कैटेगरी डाली जाती है कि आप ओबीसी के अंदर हो। वो अलग बात है, इतिहास को अगर उठाकर देखें, मैं नहीं कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक दफे ये बात करी कि इस देश के अंदर आक्रामण है, विजय इसलिए हुए क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी तादाद के ऊपर लोगों को जो योग्य थे उनको लड़ने का अवसर नहीं दिया गया। मतलब सेना के अंदर उनको स्थान नहीं दिया गया, सेना के अंदर जाति देखकर स्थान दिया गया, और उसका कीमत इस देश के अंदर हम लोगों ने गुलामी के तौर के ऊपर देखी। उसके बावजूद भी हम लोग उस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज सेना के अंदर जब जाति के आधार के ऊपर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो किनका, कौन है वो सैनिक, किस वर्ग से, किस जाति से। पर उनको ही जब वापस सर्विसेज के अंदर आई तो पूरी की पूरी उस कैटेगरी को उनसे भर लिया जाए। इस तरह के प्रशासनिक फैसले राजस्थान के अंदर हुए, जिससे पिछड़ों का हक जो न्यूनतम उन्होंने दे रखा है 21% उन हक को भी नहीं मिले। सिर्फ 0 और 1 और 2% उन लोगों के लिए सीटें रखी गई। जब ये बात करी गया, जब ये आंदोलन हुए, तो वहां बैठे हुए तमाम लोगों को किस रंग में रंगा गया, बोला ये जातिवादी। हकीकत के अंदर जातिवादी कौन, जिन्होंने उसको लागू नहीं होने दिया, और उनके संदर्भ के अंदर कहीं चर्चा नहीं हुई, किसी सोशल मीडिया के अंदर ट्रेंड नहीं हुआ उनका। पर जो संविधान ने दिया हुआ हक और अधिकार था, उसके संदर्भ में जिन्होंने आवाज उठाई, उनको जातिवाद के तौर पर रंगा गया। यही नहीं, हर क्षेत्र के अंदर जब इस तरह का काम होता है, उनको व्यवस्था नजरअंदाज करती है। मैं दुनिया का उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, बाड़मेर में, जिस नरेगा को सबसे ज्यादा बदनाम कर रहे हैं आज की सरकार की विचारधारा, और तो और प्रधानमंत्री जी खुद, उस नरेगा के माध्यम से बाड़मेर के अंदर 1 लाख टाके बने। वो टाके क्या, जिसमें जो न्यूनतम बारिश हम लोगों की हो रही है इस रेगिस्तान के अंदर, 200 mm जो एवरेज बरसात हो रही है, उस बरसात से उस पानी का संरक्षण हो रहा है। और कहीं इस देश के अंदर उसको मॉडल के तौर के ऊपर नहीं कहा जाता है। आज इजराइल मॉडल है वाटर कंजर्वेशन के अंदर, उसका महिमा मंडल हमारे देश के अंदर हो रहा है। पर उस रेगिस्तान के अंदर पारंपरिक ढंग से जो टाकों के माध्यम से गुणवत्ता के अंदर सर्वश्रेष्ठ पानी के लिए नरेगा के माध्यम से वो टाके बनाए, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आम लोगों के लिए उनके जीवन के अंदर वो सहयोग कर रहा है। नरेगा के माध्यम से इस रेगिस्तानी इलाके के अंदर जो कच्ची ग्रेवल सड़कें बन रही है, उसको मॉडल के तौर पर चर्चा नहीं की जा रही। 1 लाख टाके 50,000 लीटर के 5 परिवार के सदस्य के लिए, पूरे साल के पीने के पानी के लिए, रसोई के पानी के लिए वो टाके का पानी पर्याप्त रहता है। उसकी चर्चा व्यवस्था नहीं कर रही है, उसके लिए किसी ने शो नहीं किया, कोई आर्टिकल नहीं लिखे गए। तो ये लगातार गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही है। भ्रांतियां इस कदर फैलाई जाती है, बदनाम इस कदर किया जाता है कि जो भी आवाज उठाएगा, अगर वह व्यक्ति होगा तो इस व्यक्ति को बदनाम किया जाएगा, उसको जातिवादी कहलाया जाएगा। अगर कोई जाति किसी भी जगह के अंदर अगर मुखर होगी तो पूरी की पूरी जाति को बदनाम किया जाएगा।
आज बिहार के अंदर अगर किसी ने आवाज उठाई, सामाजिक न्याय की, उनकी जाति अगर यादव हो गई, तो सबसे ज्यादा पिछले 25 वर्षों के अंदर किसी को बदनाम किया गया और पिछड़ों के अंदर जो विष जहर फैलाया गया कि आपका हक कोई खा रहे हैं तो वो यादव खा रहे हैं। और जब बिहार की जातिगत जनगणना हुई तो 14% जो यादव थे उनको 14% सरकारी नौकरी मिली या नहीं मिली, इस सवाल का जब जवाब आया तो कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। कहीं दिल्ली के अंदर मीडिया ने यह बात करी कि हमने बदनाम किया उन यादवों को, हम माफी मांगते हैं क्योंकि हकीकत हमारे पास नहीं था, डाटा हमारे पास नहीं था, फैक्ट और फिगर हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने। और वो कौन बदनाम कर रहे हैं उन यादवों को और किस मकसद से कर रहे हैं कि पिछड़े आपस के अंदर लड़ते रहे। ये जातिगत जनगणना से किसको नुकसान हो सकता है? क्या देश को नुकसान हो सकता है? देश का अगर एक्सरे हुई, देश के पास सही आंकड़े रहे, देश के पास सही स्थितियां पता रही, तो देश का अंदर निर्णय लेने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता नहीं। और उस सोच को नुकसान होगा, उस विचार और विचारधारा का नुकसान होगा जो ये चाहती है कि एक्सक्लूजन हो। वो कई तरह का कूतर्क देती है कि नहीं, ये जातिगत जनगणना नहीं होगी। जब आज देश के अंदर ऐसा वातावरण बना हुआ है, कुछ दबाव है, तो सबसे मुख्य नहीं, उग्र ढंग से जो ये देश के अंदर बात करती है कि धर्म के आधार के ऊपर राजनीतिक एजेंडा रहना चाहिए, वो आज ये कूतर्क देती है कि हाँ, जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए और उसका राजनीतिक तौर पर कहीं चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये बात किसी के समझ में आ सकती है कि आप ये बात करते हो कि नहीं, धर्म के आधार के ऊपर तो राजनीतिक एजेंडा पर चर्चा होनी चाहिए, पर जाति के आधार पर नहीं। क्योंकि हर पिछड़ों को आज के समय में कोई ना कोई राजा पकड़ा रखा है कि उससे वो जुड़े। उस राजशाही व्यवस्था जिसमें सबके साथ हिस्सेदारी और भागीदारी, सबको समानता का अधिकार नहीं मिलता है, उससे कहीं ना कहीं अपने को जोड़कर उस व्यवस्था की महिमा मंडल करे। क्या कोई भी तार्किक समाज उस व्यवस्था के पक्ष में तर्क रख सकता? नहीं। असमानता की व्यवस्था के अंदर कोई भी तार्किक समाज नहीं रख सकता। हाँ, जो खुद ताकत पाने की मंशा रखते हैं या ताकत जिन किसी के पास है, वो अपना स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए हर व्यवस्था ही, चाहे वो सैनिक शासन क्यों नहीं हुई, धार्मिक शासन क्यों नहीं रहा या राजशाही क्यों नहीं रही, उसके संदर्भ में वो कूतर्क दे सकते हैं। पर तार्किक समाज में कोई भी व्यक्ति राजशाही के संदर्भ में नहीं देगा। उस राजशाही व्यवस्था के अंदर सबके साथ हिस्सेदारी और भागीदारी और उसकी छाया, समाज के अंदर सोच उस व्यवस्थाओं के अंदर आज भी मिटी या नहीं मिटी? नहीं मिटी। इस देश के अंदर हाँ, महाराणा प्रताप शूरवीर थे, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनका महिमा मंडल हम सब लोग करते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन में कोई कमी नहीं रखते हैं। पर तमाम जो उस समय व्यवस्था के अंदर लोग थे, उन्होंने पीठ दिखाकर और वो दौड़ गई। कौन उनके साथ खड़े रहे उस लड़ाई में? कौन से लोगों ने उनके साथ लड़ाई लड़ी? आज्ञावान होकर लड़ाई लड़ी, पीछे रहकर नहीं। उन भीलों के संदर्भ में इस देश के अंदर हम लोग कितनी बार चर्चा करते हैं, कितना महिमा मंडल हम लोग उनके लिए करते हैं। क्या वो भील हक नहीं रखते हैं महिमा मंडल के लिए? जब वो व्यवस्था के अंदर हर वर्ग वहां से दौड़ गया था, जो इस राजशाही के अंदर हिस्सेदारी और भागीदारी रखते थे, हर जाति दौड़ गई थी। उस समय सिर्फ और सिर्फ उस संघर्ष के अंदर वो भील थे। क्या वो जयंती हम लोग महाराणा प्रताप की बनाते हैं? हाँ, बनानी चाहिए।
पर उन भीलों के लिए भी हम लोग इस देश के अंदर आयोजन कर कर उनको याद रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? याद रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? अगर ईमानदारी से हम लोग बात करें कि नहीं रख रहे, सिर्फ हम लोगों ने वो जिम्मेवारी भील जाति को दी कि हाँ वो अपने लिए करें। वंशज की बात हो रही है, वंशज के संदर्भ के अंदर अगर ये बात अब अपन वैज्ञानिक तौर के ऊपर जाएंगे तो बहुत बात आगे तक जाएगी। क्या उसको हम स्वीकार कर सकेंगे? नहीं, उसको स्वीकार नहीं कर सकेंगे। डीएनए के संदर्भ के अंदर प्रोफेसर साहब ने बोला वो डीएनए का खेल तो बड़ा खतरनाक है, उसको छेड़ेंगे तो बहुत दर्दनाक पिक्चर हम लोगों के सामने आएंगे और उसमें हम गौरवान्वित नहीं हो पाएंगे, उसका महिमा मंडल नहीं कर पाएंगे कि डीएनए जियो सीक्वेंसेस में हम लोग कहाँ जाकर जाएं कि हम लोगों के अफ्रीका के अंदर जाकर और वहां हम लोगों की जड़ मिलेगी। वैज्ञानिक तर्क तो ये है, जब डीएनए की बात कर रहे हैं, पूर्वजों की बात कर रहे हैं, क्या उसको स्वीकार करेंगे? हमारे पास ये हिम्मत नहीं है कि उस हकीकत को जो वैज्ञानिक तर्क के आधार पर वो हकीकत है उसको हम लोग स्वीकार कर सकें। जब डीएनए की बात अगर हम लोग करें, हाँ ग्लोरिफिकेशन के लिए हम लोग जरूर हमारे पूर्वजों से जोड़ लेंगे। कहीं मैंने ये बात करी कि जब हम लोग राम जी की बात करते हैं, जब कहते हैं राम जी सबके और सब राम जी के, और जब कोई आयोजन होता तो महिमा मंडल किए जाते कि हम हैं सिर्फ राम के वंशज, क्या ये सही है? अगर उस जो फिलॉसफी है, जो भावना, उसके अंदर सभी को वंशज रहना चाहिए या कुछ चंद लोगों को वंशज रहना चाहिए? अगर ये तर्क दिया जाता है तो जातिवादी घोषित किया जाता है। हमारे राजस्थान के अंदर हमारे पूर्वज कई पीढ़ियों से एक बार नहीं 2 बार राम को याद करते हैं। मिलते हैं तो बात करते हैं, बात की शुरुआत करते हैं राम राम, पर वो मंजूर नहीं है कि 2 बार राम को याद नहीं करो, 2 बार नहीं, सिर्फ 1 बार राम को बोलो, और जो हम कह रहे हैं उस तरीके से राम को बोलो। जय लगाओ, श्री लगाओ और फिर राम बोलो। 2 बार राम नहीं चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने हमको देन दी है वो नहीं दी, पर नागपुर में हमने तय किया कि कैसे बोला जाए उस तरह से आप बोलो। और हम लोगों के परिवार के अंदर भी कोई लोग उस तरह का उच्चारण कर कर अपना गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्या ये सही है या गलत है? इस तरह का जब तर्क करते हैं तो राजशाही व्यवस्था नहीं मंजूर है तो नहीं मंजूर, क्योंकि हमारी संविधान एक न्यूनतम हमको नागरिक होने का जब हक और अधिकार देती है, उसमें राजशाही व्यवस्थाओं को मंजूर नहीं कर रही है। और ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। कोशिश किए थे कि संविधान को बदला जाए, प्रयास किए गए, उन्हीं प्रयास करने वालों ने उसी संविधान को अपने सिर के ऊपर रखा या नहीं रखा, क्योंकि उस वक्त देश के नागरिक जागरूक हो गए थे कि हाँ, हम इस संविधान के मार्फत से हमको क्या अधिकार और ताकत मिली। जो भी बात उल्लेख करी प्रोफेसर साहब आपने कि मैंने विधानसभा के अंदर वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को कोट किया। वो ओम प्रकाश वाल्मीकि कविता एक हमारे देश के अंदर संस्थाओं की परंपरा है, चाहे वो न्यायिक संस्थाएं क्यों नहीं हुई, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई फैसला हो जाता है तो उसको हाई कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट के अंदर उसको माना जाता है, उसका अनुसरण किया जाता है उस व्यवस्थाओं का, कि हर चीज लिखित नहीं रहती है। हमारे लेजिस्लेटिव विंग के अंदर भी यही व्यवस्था है इस देश के अंदर। जब राज्यसभा के अंदर उस कविता को कोट किया गया तो उसको रिकॉर्ड से बाहर नहीं निकाला गया, पर जब मैंने किस कंटेस्ट में, राजशाही के कंटेस्ट में, उस सोच में कि राजस्थान का बजट में सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और जो मैंने महसूस किया राजस्थान का राज्य बजट के अंदर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं थी, और मैंने
तर्क के आधार के ऊपर उससे बात करी, तो उस सोच और उस विचार को जो उस राजशाही व्यवस्थाओं से सहमत थे उनको वो ठीक नहीं लगा, और ओम प्रकाश वाल्मीकि की उस कविता को किससे जोड़ा? जाति से जोड़ा। किन्होंने जोड़ा? उन जातिवादी सोच के लोगों ने जोड़ा। हाँ, उनके पास ताकत है कि भ्रम और भ्रांति, क्योंकि भ्रांति का युग है, इस भ्रांति के युग के अंदर वो प्रयास कर रहे हैं, पर मैं उनसे माफी चाहता हूं कि आपके प्रयास सफल नहीं होंगे, कि उसी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने सिर्फ ठाकुरों के लिए ही नहीं, चौधरियों के लिए भी बोला। मेरा सरनेम भी चौधरी है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने चौधरी के लिए क्या बोला? कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। वो कौन सा चौधरी? जो राजशाही व्यवस्था का चौधरी था, उनको प्रतिनिधित्व करता था। हाँ, मैं उन चौधरियों की व्यवस्थाओं में भी सहमत नहीं हूं। मैं उन चौधरियों में हूं जो न्यूनतम सुरक्षा के लिए समाज के अंदर हमारे बाप दादाओं ने मजदूरी करी। इस देश के विकास के अंदर हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी विचारधारा उसके अंदर आज भी योगदान करने चाहती, वो सोच हम लोगों पर भी। पर जो उनसे सहमत नहीं है उनको वो जातिगत लगेगी, क्योंकि सबकी सब वो जाति जिनके लिए संदर्भ में वो बात कर रहे हैं, वो उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी थी नहीं। बड़ी क्रूर हकीकतें थी कि सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं थी। 1% लोगों की भी उस जाति में हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं थी। 1% कम लोगों का ही आधिपत्य था। पर उसके बावजूद भी जो एक आज के समय के अंदर ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि सबको राजा पकड़ा दो। मैं जब राजशाही व्यवस्थाओं से सहमत नहीं हूं तो मेरा स्वजातीय किसी को मैं राजा के तौर पे कैसे आदर्श मान सकता हूं? मैं नहीं मान सकता। सवाल तो यह है कि किसी कूतर्क से कि वो मेरी जाति का है इसलिए वो राजशाही व्यवस्था उसने की, उससे मैं सहमत हो जाऊं, ये तर्क के कसौटी पर नहीं उतरेगा। तो जो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत लंबी है। जो हमारे सामने ग्लास वॉल है उसको हमको तमाम लोगों को समझने का जरूरत है। सिर्फ जो नेत्रपाल ने जो आंकड़े दिए, हकीकत दिए हैं, ये हकीकत और आंकड़े जो फैक्ट और फिगर्स है, ये देश के अंदर हर किसी को महसूस करना चाहिए। और जो ये ग्लास वॉल अगर हम लोग नहीं तोड़ेंगे तो हमारी पीढ़ी को अच्छे ढंग से इतिहास याद नहीं रखेगी। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है। अंत के अंदर मैं उसी कविता के संदर्भ में 2 लाइन और बोलना चाहता हूं जिसमें प्रोफेसर साहब आपने शुरू करी। सबने पूछा कौन ठाकुर, घर मैंने लूटा मैं भी ठाकुर, तुमने लूटा तुम भी ठाकुर। तो जो भी व्यवस्थाओं को अनैतिकता के तौर के ऊपर संविधान की भावनाओं से ऊपर उठकर कानून और नियम से परे लूट रहा है, वो सब ठाकुर। तो मेरा सबसे यह निवेदन है कि मेरे से असहमति हो सकती है, पर वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के ठाकुर के कुएं से इस देश में किसी को भी असहमति नहीं होनी चाहिए। हरीश चौधरी का विरोध करो तो चलेगा, व्यक्ति का विरोध करो तो चल सकेगा, पर ओम प्रकाश वाल्मीकि के ठाकुर के कुआं की जो भावना है कि सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी, उसका विरोध संविधान उसकी इजाजत नहीं देती है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।